वो तीनों गाड़ी की तरफ चलने लगे। वो सफेद रंग की निसान सेडान थी। उस्मान ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर समीना की तरफ बढ़ा दिया। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम इस तरह आजादी से मत फिरा करो, वह समीना की तरफ देखते हुए बोला। इसकी तुम जिक्र मत करो, वो मुस्कुराई। तुम मुझे पहचान नहीं सके थे तो कोई अजनबी क्या खाक पहचाने का। समीना ने दरवाजे का लॉक खोल दिया। वो दरवाजा खोल ही रही थी कि फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। एक गोली इंस्पेक्टर उस्मान के बाएं बाजू पर लगी और वो चीख कर नीचे गिरा। समीना और शाफरी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गई। उन दोनों ने फौरन अपने अपने हैंड बैग से पिस्तौल निकाल लिए थे। इंस्पेक्टर उस्मान ने भी पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल लिया था। फायरिंग सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई एक कार से की जा रही थी। फायरिंग से भगदड़ सी बच गई थी। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। शाहबरी और समीना वगैरह ने भी अपनी कार की आड़ से सामने वाली कार पर फायरिंग शुरू कर दी। उस कार में 3 आदमी थे। एक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और 2 फायरिंग कर रहे थे। दोनों के पास पिस्तौल या रिवॉल्वर थे। जवाबी कार्रवाई करते देखकर वो कार हरकत में आ गई और तूफानी रफ्तार से रिगल चौक की तरफ चली गई। कौन थे ये लोग? समीना ने उठते हुए पूछा। पता नहीं कौन थे। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो और तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। और तुम? समीना बोली। मेरी चिकर मत करो, तुम लोग निकल जाओ, उस्मान बोला। समीना और शाहबरी गाड़ी में बैठ गई। समीना ने इंजन स्टार्ट की और एक जोरदार झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई। अखबार में शाये होने वाली वो खबर खासी दिलचस्प थी। एक साबिक पुलिस अफसर पर उस वक्त कातिलाना हमला किया गया था जब वो अपने दोस्तों के साथ बाल उड़ के एक रेस्टोरेंट से निकलकर कार की तरफ जा रहा था। पुलिस के जराये ने बताया था कि ये पुलिस अफसर आजकल अगरचे मुअत्तल है, लेकिन इससे पहले अपनी ड्यूटी के दौरान जराइम पेशा लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहा है और इस पर हमला किसी ऐसे ही जराइम पेशा शख्स ने किया था जो उसके हाथों किसी वक्त जिक उठा चुका था। पुलिस के दराये के मुताबिक गोली साबिक पुलिस अफसर के बाजू का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी और उसे मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया था। पुलिस नामालूम हमलावरों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। यह दरअसल सादा खबर थी। इस खबर को पढ़ने के बाद हर शख्स यही समझेगा कि किसी जराइम पेशा ने कोई बदला लेने के लिए पुलिस अफसर पर कातिलाना हमला किया था। लेकिन शारफ वगैरह के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ था और वो लोग बहुत देर बैठी सी खबर पर तबसरा करते रहे। ये इंस्पेक्टर उस्मान की कोई चाल भी हो सकती है, नौ लखा कह रहा था। वो जानता है कि तुम्हारे पास उसकी ऐसी तस्वीरें हैं जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। उन तस्वीरों की वजह से वो बुराई तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक तलवार तो उसके गले में लटकी हुई है ना। उसे रिरात हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि वो तुम लोगों का हमदर्द बना रहे और तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी करे। फिर इस इम्कान को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, शारिक बोला। समीना ने पहले उसे बता दिया था कि वो 8:30 बजे शैलान उसे मिलने आएगी। वो हो सकता है उस्मान ने पहले से आदमियों का बंदोबस्त कर रखा हो और उन्हें समझा दिया हो कि किस वक्त क्या करना है। ज्यादा मौका पाकर उन्होंने कार्रवाई कर दी। ये तो खुशकिस्मती थी कि तुम दोनों बच गई, वो समीना और शाहपरी की तरफ देखते हुए बोला। सोचने की बात और भी है, समीना ने कहा। गोली उसको लगी थी और फिर उसने हमें वहां से भाग जाने का मशवरा दिया था। उसके पास पिस्तौल भी था। अगर वो चाहता तो हमें अपनी गोलियों का निशाना बनाकर इल्जाम हमलावरों पर आयद कर सकता था। समीना बीबी, 9 लड़के ने कहा। ऐसे खेलों में तो बड़ी लंबी लंबी चालें चली जाती हैं। तुम्हारी जानत में कोई शुबा नहीं, लेकिन तुम उनकी बातों को अभी नहीं समझ रही हो। मेरा मशवरा तो यह है कि इंस्पेक्टर उस्मान पर ज्यादा एतमाद ना किया जाए। मैं तुमसे इत्तफाक करती हूँ, शाहपरी ने पहली बर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। बहरहाल जो कुछ भी हो, हाजी के खिलाफ आज ही कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में उस्मान शरीक नहीं होगा। उसे फोन करके बता दिया जाएगा कि हमने अपना इरादा मुलतवी कर दिया है, समीना ने कहा। तवक्को के ऐन मुताबिक इंस्पेक्टर उस्मान घर पर ही मौजूद था और फोन कॉल उसी ने नसीब की थी। मैं समीना बोल रही हूँ, मिस्टर उस्मान। समीना ने उसकी आवाज सुनने के बाद कहा। तुम्हारे बाजू का जख्म कैसे है? रात को तो मैं घबरा गई थी, लेकिन यदि अखबार में पढ़ा तो पता चला कि गोली सिर्फ गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। हाँ, मामूली जख्म है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। पुलिस सरलज में रहकर तो ऐसे कई जख्म लगे हैं जिनकी मैंने कभी परवाह नहीं की। बहरहाल ये जख्म हमारे किसी काम में रुकावट नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। कौन थे वो लोग, कुछ पता चला? समीना ने पूछा। पुलिस सर्विस में रहते हुए मैंने दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाए हैं, उस्मान ने कहा। 20 लोगों को जेल भिजवाया था। हो सकता है उन्हीं में से कोई हो जो रिहा होने के बाद मुझसे बदला लेना चाहता हो। वो हाजी के आदमी तो नहीं थे, समीना ने सवाल किया। हाजी के आदमी? तुम्हारे दिल में यह कैसे ख्याल आया कि वो हाजी के आदमी हो सकते हैं? उस्मान बोला। हो सकता है हाजी को तुम पर शक हो गया हो और उसने तुम्हारी निगरानी शुरू कर रखी हो, समीना ने कहा। नहीं, वो हाजी के आदमी नहीं हो सकते, इंस्पेक्टर उस्मान ने पुरवसूख लहजे में कहा। अगर वो हाजी के आदमी होते तो हम तीनों का खात्मा किए बगैर वहां से ना जाते। ठीक है, समीना बोली। इस वक्त मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि हमने आज रात 11 बजे वाला प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी कर दिया है। क्यों? उस्मान के लहजे में हैरत थी। अब इस प्रोग्राम पर उस वक्त अमल किया जाएगा जब तुम्हारे बाजू का जख्म ठीक हो जाएगा, समीना ने कहा। लेकिन इसी दौरान अगर हाजी के माल कहीं और मुंतकिल कर दिया तो? इसकी तुम फिक्र मत करो, हम उसका सुराग लगा लेंगे। वैसे तुम भी तो मौजूद हो हाजी पर निगाह रखने के लिए, समीना ने कहा। मैं 1-2 दिन बाद तुम्हें फोन करूंगी।
उसने जवाब का इंतजार किए बगैर फोन बंद कर दिया। समीना ने वो सारा दिन कोठी में गुजारा। शाम को उसने गाड़ी का जायजा लिया। विदिशा रात फायरिंग की वजह से उसकी खिड़कियों के 2 शीशे टूट गए थे। इसके अलावा गाड़ी को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। रात को गाड़ी चलाते उसने अंदाजा लगाया था कि गाड़ी का इंजन बेहतरीन हालत में था और समीना को यकीन था कि किसी मौके पर यह गाड़ी परेशान नहीं करेगी। रात को ठीक 11 बजे समीना और चापरी तफैल को साथ लेकर कार में कोठी से निकल गए। एक पेट्रोल पंप पर कार की टैंकी फुल करवा ली गई और पेट्रोल के 3 फादल गैलन भी गाड़ी में रखवा लिए गए। इकबाल टोन पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। तफैल को पूरा मंसूबा समझा दिया गया था। उसने आज ही इकबाल टोन वाली कोठी नहीं देखी थी। समीना उसे रास्ता समझा रही थी। ये इलाका अंडर डेवलपमेंट था। कहीं एक घर आबाद हो चुका था तो उसके आगे पीछे 4-6 घर जेरे था भाई। कहीं एक घर आबाद हो चुका था तो उसके आगे पीछे 4-6 घर जेरे तामीर थे। इस तरह आबादी बहुत फैल रही थी। एक कच्ची गली में मुड़ते ही कार का इंजन हिचकोले खाने लगा और बिलातर कार गली के कोने पर पहुंचकर रुक गई। उससे आगे दाईं तरफ वही गली थी जिसके सामने वाली लैन में तीसरे नंबर पर एक खूबसूरत 2 मंजिला कोठी थी। उस कोठी को देखकर समीना के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया, क्योंकि ये वही कोठी थी जो आजी ने उसे दी थी और उसने रदिया के नाम ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन बाद में आजी ने धोखे से उस पर दोबारा कब्जा कर लिया था। समीना सरगोशियों में शाह परी को उस कोठी के बारे में बता रही थी। तफैल गेयर बदल बदल कर एक्सीलेटर दबा रहा था, लेकिन कार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। बिलाजा वो इंजन बंद करके नीचे उतर आया और बाहर बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। समीना कोठी की तरफ देख रही थी। गेट के सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके कंधे पर लटकी हुई क्लाशन कोप भी साफ नजर आ रही थी। कोठी के अंदर से बरामदे में रोशनी हो रही थी, जबकि अंदर की बत्तियां बुझी हुई थी। बीबी, रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। तफैल ने इस कदर बुलंद आवाज में कहा कि कोठी के गेट के सामने बैठे हुए गनमैन ने भी आवाज सुन ली। समीना और शाह भरी नीचे उतर आई। वो भी जल में इंजन को देखती रही। फिर कोठी के गेट के सामने आ गई। भाई साहब, समीना मैर की तरफ देखते हुए बोली, हमारी गाड़ी में पानी खत्म हो गया है। अगर थोड़ा सा, मेरी कोई बहन नहीं है बीबी, इसलिए मुझे भाई साहब मत कहो। उस आदमी ने समीना की बात काट दी। अच्छा जनाब। समीना जेर लब मुस्कुरा दी। गाड़ी के लिए पानी मिल जाएगा? मैं अभी लाता हूँ, यहीं खड़ी रहो। वो आदमी अंदर चला गया और कुछ देर बाद एक डिब्बे में पानी ले आया। समीना ने तफैल को बुलाकर डिब्बा उसके हवाले कर दिया और दल मेहर की तरफ देखते हुए बोली, पीने के लिए भी ठंडा पानी मिल जाएगा? जितना मर्जी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी पिलाता हूँ। बाहर गली में खड़े होकर पानी पीना अच्छा नहीं लगता, गन मैन ने कहा। वो दोनों उधर से बुरका पहने हुए थी, मगर शाह परी ने नकाब उठा रखा था और गन मैन बड़ी ललचाई नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अंदर खवातीन और बच्चे तो होंगे ना? समीना बोली। यहाँ कोई खवातीन और बच्चे नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मंजूरा हूँ। हम दोनों शरीफ आदमी और आज तो यहाँ हमारा राज है। मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा और जो कहो। समीना और शाह परी ने एक दूसरे की तरफ मानी खेल निगाहों से देखा और गेट के अंदर आ गई। गनमैन ने गेट बीट दिया। वो दोनों उसके साथ बरामदे में आ गई। उसी तरह अंदर से एक और आदमी भी निकल आया। उसके कंधे पर भी कलाशन कोफ लटकी हुई थी। ओए मंजूरे, पहले गनमैन ने दूसरे को मुखातिब करते हुए कहा, जा फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर ला। यहाँ बीदियां पता नहीं कब से प्यासी हैं। बीबी अंदर आ जाओ तुम लोग। समीना और शाह परी रायदारी में आ गई। उनके हाथ बुरकों के अंदर थे। उन दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए। समीना ने शाह परी को इशारा किया और फिर उन्होंने बैक पर पिस्तौल निकाल लिए। दोनों की पिस्तौलों पर साइलेंसर लगे हुए थे। हाथ उतारो, अगर तुम ऐसे किसी ने कोई गलत हरकत की तो भेजा उड़ जाएगा। समीना उर्राई। उसने उस गनमैन को जद पर ले रखा था जिसने उन्हें अंदर बुलाया था। बड़ी बलेरो भाई। गनमैन हंसा। मुझे डराती हो शबीरे को? उसने कंधे पर लटकी हुई कलाशन कोफ उतारने की कोशिश की, मगर समीना ने ट्रैगर दबा दिया। गोरी उसके हाथ पर लदी और वो चीख उठा। समीना ने चेहरे से नकाब हटा दिया। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं समीमा हूँ जिसकी आजी को तलाश है। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि तुम आजी को बता सको कि शारिक और समीना गाफिल नहीं है। अगर हाजी हमारी हवेली से माल उठा लाया तो इसका ये मतलब नहीं क्या हम खामोश ऊपर बैठ जाएंगे। मुझे मालूम है माल इसी कोठी में है, लेकिन चंद मिनट बाद यहाँ राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं होगा। उन दोनों का मैन और उसके साथ ही मंदूरे को गैर मुसल्ला कर दिया। समीना ने आवाज देकर तफैल को भी भुदा दिया। वो पेट्रोल के गैलन उठा लाया था। शाह परी उन दोनों को पिस्तौल की जद पर लिए रही और तफैल उन्हें रस्सियों से बांधने लगा। फिर वो उन दोनों को उठाकर बाहर ले गया और गाड़ी में ठोंस दिया। समीना और शाह परी पूरी कोठी में पेट्रोल छिड़क रही थी। कुछ पेट्रोल उन्होंने गेट पर भी छिड़का था। समीना ने दोनों की कलाशन कोफे भी उठा ली। बाहर आकर समीना ने बुरके की जेब में रखी हुई माचिस निकाली और तीली जलाकर गेट की तरफ उछाल दी। गेट पर छिड़के हुए पेट्रोल ने फौरन ही आग पकड़ दी। वो दोनों दौड़कर कार में अगली सीट पर ठुस गई। कार का इंजन स्टार्ट था। तफैल ने झटके से कार आगे बढ़ा दी। आग बड़ी तेजी से फैल रही थी। तीसरी गली में मुड़ते ही तफैल ने कार रोकी और नीचे उतरकर उसने कोठी के दोनों मुआवजों को खींच कर नीचे फेंक दिया और दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठकर कार आगे बढ़ा दी और मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ कार को सड़क पर ले आया।
हसबारात एक बार फिर चीख उठे। उस रात इकबाल टाउन का इलाका धमाकों से गूंजता रहा था। ये तो गनीमत था कि असले की पेटियां कोठी के पिछले कमरे में रखी हुई थी और कोठी के पिछले तरफ दूर तक गहरा खड्ड और बैराना था। कोठी को आग लगने के बाद कुर्बजवार के लोग शोर मचाते हुए वहां जमा हो गए थे, लेकिन धमाके शुरू होते ही लोग भाग खड़े हुए। पहले धमाके के साथ ही कोठी की पिछली दीवार ढह गई और उस कमरे में एक खड्ड पड़ गया और फिर वो खड्ड बहलता वो कोठी के पिछली तरफ वाकई खड्ड से मिल गया। इस तरह असला और गोला बारूद की तमाम पेटियां उस खड्ड में जा गिरी थी और उस खड्डी में धमाके होते रहे थे। अगर कोठी की पिछली दीवार भी आबाद होती तो बहुत भारी नुकसान होता, लेकिन जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ। अलबत्ता वो कोठी जलकर राख हो गई थी और उसके दाईं बाएं दो जेरे तामीर कोठियों को नुकसान पहुंचा था। आग लगने की इत्तला मिलने पर पुलिस ने भी वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। पुलिस को एक गली में कोठी के बोनों मुआविद बंधे हुए मिल गए। उन्होंने छूटते ही पुलिस को यह बयान दिया था कि यह कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत थी और इसे आग शारे की साथी समीना ने लगाई थी। उसके साथ एक और खूबसूरत भी लड़की थी, लेकिन हाजी ने कोठी की मलकियत ही से इनकार कर दिया था। उसके बयान के मुताबिक यह कोठी बनवाई उसी ने थी, लेकिन बाद में शारे को दे दी थी। उसके बाद उसका इस कोठी से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस असरान जानते थे कि हाजी कोठी की मलकियत से इनकार क्यों कर रहा था। बात कोई मामूली नहीं थी। कोठी में असला और गोले बारूद का अंबार लगा हुआ था। अगर हाजी कोठी की मलकियत कबूल कर लेता तो उसे यह भी जवाब देना पड़ता कि उसला कहां से आया था, लेकिन हाजी से पहले उसके कारिंदे ये बयान दे चुके थे कि कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत थी और शारे की साथी समीना ने आग लगाई थी। हाजी अब्दुल्ला के नमकवार पुलिस अफसरान कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में हाजी का नाम ना आने पाए, लेकिन अखबारात के रिपोर्टर हाजी के दोनों कारिंदों से राब्ता करने में कामयाब हो गए थे और उनके बयान ले उड़े थे। अखबारात ने शारिक और समीना के नामों को तो कब्रें ही दी थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला के नाम को भी खूब उछाला था और पहली मर्तबा उसके खिलाफ खुलकर लिखा था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि हाजी अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके उस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराई जाए। हाजी अब्दुल्ला वसलपुरा में अपने कारकुन के घर में छुपा हुआ था। वो अब तक अपने आदमियों को 20 मर्तबा फोन कर चुका था। असम्बलियों में उसके नमकवार वजीर थे और वो टेलीफोन पर हाजी को यकीन दिला रहे थे कि उसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकेगी। हकीकत ये थी कि गुज़िश्ता रात समीना की इस कार्रवाई से हाजी अब्दुल्ला ना सिर्फ बुगला गया था, बल्कि पहली मर्तबा वो कुछ खौफ भी महसूस करने लगा था। उसके आदमियों की पूरी फौज शहर में फैली हुई थी, लेकिन वो शारिक और समीना का सुराग नहीं लगा सके थे। उस रोज हवेली से असला और गोले बारूद की पेटियां और हीरोइन के पैकेट अपने कब्जे में लेने के बाद उसका ख्याल था कि शारिक की कमर टूट जाएगी। वो इस कामयाबी पर बहुत खुश था, लेकिन उसके जवाब में समीना ने जो कुछ किया था उसने ना सिर्फ हाजी के होश उड़ा दिए थे, बल्कि उसे खौफजदा होकर रोपोश होने पर भी मजबूर कर दिया था। समीना के बारे में सोचकर वो बार बार आग बगुल्ला हो रहा था। अदे इत्तफाक से ये लड़की उसके हाथ लग जाए तो इसकी इतनी बोटियां करेगा कि इसे गिनना भी मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ उसे अपने आदमियों पर भी गुस्सा था जिन्हें दो लड़कियां बेवकूफ बना गई। वो उन्हें गोली से उड़ा देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शबीरा और मंजूरा दोनों पुलिस की कस्टडी में थे। हाजी अब्दुल्ला ने दिरचे ये कह दिया था कि इस कोठी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जानता था कि कह देने से कुछ नहीं होता। उस इलाके के लोग गवाही देंगे कि उसे वहां आते जाते देखा गया था। अवाम का दबाव भी हुकूमत पर बढ़ता जा रहा था। लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए थे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी तरफ हाजी को इस बात पर भी हैरत थी कि समीना को यह पता कैसे चला कि हवेली से चुराई जाने वाली हीरोइन और असला इस कोठी में मौजूद है। अगर उन्हें उस कोठी में असले की मौजूदगी का पता चल गया था तो ऐन मुमकिन है दूसरे ठिकाने तो अभी इल्म होगा, लेकिन नहीं। हाजी ने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। अगर शारिक वगैरह को किसी और अड्डे का पता होता तो पहले वही कार्रवाई करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। इस कोठी के बारे में किसी तरह पता चल गया होगा और उन्होंने फौरी कार्रवाई कर दी। दफतन एक और ख्याल हाजी के ज़हन में उभर आया। ये ख्याल ऐसा खौफनाक था कि वो कांप उठा। मंजूरा और शबीरा पुलिस की हिरासत में थे और वो दोनों हाजी के बहुत ही काबिल एतमाद मुहाफिज थे। उन्हें तमाम गुलामों के बारे में मालूम था। पुलिस उन पर तशद्दुद करके राग खुलवा सकती थी और अगर उनमें से किसी ने जबान खोल दी तो ना सिर्फ करोड़ों रुपए का माल उसके हाथ से निकल जाएगा, बल्कि असम्बलियों में भी खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और फिर वो बेदस्तू पा हो जाएगा और उसके भागने का रास्ता भी नहीं रहेगा। ये सोचते उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल करने लगा। जल्दी लाइन भी दी। गुलाम हैदर। हाजी आवाज सुनता ही बोला, ये मालूम करो कि शबीरे और मंदूरे को कहाँ रखा हुआ है। मेरा मतलब है वो किस थाने में है। अभी मालूम करता हूँ जी। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, हाजी ने कहा और फोन बंद कर दिया। वो बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वही 10 मिनट बाद फोन की घंटी बजी तो उसने लपक कर रिसीवर उठाया। यस, मैंने उन दोनों के बारे में मालूम कर लिया जनाब, वो तफसील में जाने की जरूरत नहीं। हाजी ने घुराते हुए बात काट दी। उन दोनों को खत्म करा दो, मैं 1 घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा और इस वक्त मैं उनकी मौत के अलावा और कोई बात नहीं सुनना चाहता।